हानी स्टोरी में अब दोस्तों को खुश उम्दीद मैं बड़ा सा चादर लपेटे खुद को रखती थी, क्योंकि मैं 46 नंबर पहनती थी। मेरा जिस्म कद काठ बड़ा होने की वजह से अम्मा मुझे कहीं भी बाहर आने जाने नहीं देती थी। 46 नंबर का साइज मेरे शर्मिंदगी का बाइस थी, लेकिन शादी हुई तो मेरे होश अलिफड़ गए थे, क्योंकि शादी की रात को लेकर मेरे दिल में बहुत सारे सवालात थे, क्योंकि जिस तरह से खुद मेरे घर वाले इतनी मुझे बातें सुनाते थे, तो ये सब सोचकर ही मुझे शादी से डर लगने लगा था। और जैसे ही मेरी शादी हुई और मेरी शादी की रात मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ, तो मेरे होश अलिफड़ गए, क्योंकि रात को शौहर हाथ में मेरे दोनों पकड़कर, मेरी उम्र 13 साल थी, मेरा नाम आयशा था। मैं बहुत ही कम उम्र थी, अभी अभी ताज़ा ताज़ा जवान हो रही थी, अभी जवानी के देल्स में कदम रख रही थी। जब मैं आईने में खुद को देखा तो मेरा नाजुक जिस्म 13 साल की उम्र में ही बहुत ही ज्यादा हुसैन हो गया था। मेरे घर वाले मुझे हर वक्त डांटते रहते थे। मेरी माँ और बहन तो मेरी पीछे पड़ी रहती थी और बहुत बातें सुनाया करती थी। छोटी सी उम्र में ही मैं इतना बड़ा दोपट्टा पहने घूमती फिरती थी। इतना बड़ा दोपट्टा संभालना मेरे बस में नहीं था। इतना बड़ा दोपट्टा ठीक से मुझसे अलिफाड़े भी नहीं जाता था। हर बार इधर अलिफादेर कर जाता था तो मेरी उम्मी मुझे ये कहती मारती कि तुम्हें जरा सा भी ढंग नहीं है, बिजंगी कहीं की। दोपट्टा ठीक से लिया करो, बहाया कहीं की। इतना बड़ा ढबली के दिखाती रहती है। इनकी बातें मुझे कुछ भी समझ नहीं आती थी, लेकिन मुझे बहुत दुख होता था जब उम्मी मुझे मारती थी, और मैं हैरान भी होती थी कि आखिर मुझे मार क्यों पड़ रही है। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो अब मुझे इतना मार रही है। मेरी 5 बहनें थी और मैं सब से छोटी थी, लेकिन सबसे छोटी होने के बावजूद भी सबसे बड़ी दिखाई देती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी तो मेरा कद काठ जिस्म भी बढ़ता जा रहा था। इतनी तब्दीलियां अपने जिस्म में देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगता था। मेरी बाकी बहनें बहुत ही दुबली पतली थी और इनका जिस्म भी इतना बड़ा नहीं था, और मेरी सहेलियां भी मेरी तरह नहीं थी। मैंने बाकी लड़कियों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखा। कम से कम मेरी उम्र की लड़कियां तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती थी, और मेरी उम्मी ने तो मुझे कपड़ों के साथ साथ चादर भी बनाना शुरू कर दी थी। लेकिन मैंने उम्मी से बहुत बार कहा कि मुझे चादर नहीं ओढ़नी, ये मुझसे संभाला नहीं जाता, और इस चादर से मुझे बहुत गर्मी भी लगती है। उम्मी चिल्लाकर बोली कि गर्मी गई भाड़ में, इस चादर से अपने जिस्म को छुपाए रखना, नहीं तो तेरी वजह से हम सबको कोई परेशानी झेलनी पड़ेगी। मुझे तो हर वक्त मेरी उम्मी डांटती रहती थी। मेरी बाकी बहनों से तो वो प्यार से बात करती थी, लेकिन मुझे ही हर वक्त चिल्लाकर बात करती। ऐसे ही अगले दिन ईद थी और आज चांद रात थी, और मेरी बहनें और उम्मी बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थी। मैंने उम्मी से कहा कि मैं भी चलूंगी बाजार आपके साथ, तो इन्होंने झट से कह दिया कि बिल्कुल भी नहीं, तुम घर पर ही रहना, इस वक्त बाजारों में बहुत रश रहता है। उधर अलिफादेर के सारे लफंगे लड़के बाजार आते हैं। तो मैंने भी उम्मी को जवाब दे दिया कि मुझे क्या उन लफंगे लड़कों से, मैं थोड़ी उनसे मिलने जा रही हूँ, मैं तो बाजार घूमने के लिए जा रही हूँ, और वैसे भी रश में ही मजा आता है, और मैंने भी अपने लिए चूड़ियां और चीजें लेनी है। और झट से मेरी बहन ने कहा, अगर हम तुझे बाजार ले जाएंगे तो बाजार के सारे लड़के तेरे पीछे पड़ जाएंगे, और बाकी सब लोग मुझे घोर घोर कर देखना शुरू कर देंगे, और तेरी तरफ से हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो घर में बैठकर आराम कर, और तुझे जो भी बाजार से जरूरत की चीजें चाहिए वो हम तुझे ला कर देंगे। मुझे सिर्फ चीजों की जरूरत नहीं थी, मुझे तो बाजार घूमने का बहुत शौक था। मैं भी घर से बाहर निकल कर थोड़ा वक्त एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन मेरी बहनें और माँ ने मुझे बाजार ले जाने से इनकार कर दिया। मैं दौड़ती हुई अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी, और रोते हुए सामने खड़ी हो गई और अपने आप को गौर से देखने लगी। मेरा इसमें क्या कसूर था जो मुझे मेरे खुद के घर वाले ही इतना इनकार करते हैं। मुझे भी तो अल्लाह ने ही बनाया था। अगर मैं ऐसी थी तो बहुत से लोग भी ऐसे होते हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं। किसी के जिस्म में चर्बी ज्यादा होती है और कोई बहुत ही पतला होता है, किसी का कद छोटा होता है तो किसी का कद बड़ा होता है, और मेरा नाजुक जिस्म इतना बड़ा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था। मेरी उम्मी तो मुझे ज्यादा खाने पीने से भी रोकती थी, कोई भी पसंद की चीज खाने ही नहीं देती थी।
अमली अचार खाने का तो बहुत ही ज्यादा शौक था, लेकिन ये सारी चीजों से मुझसे दूर रखती थी। वो कहती थी, पहली तूने खा खा कर अपना जिस्म बढ़ा लिया है, अगर खट्टी चीजें खाएगी तो और भी बड़ी भैंस बन जाएगी। अपनी उम्मी के मुंह से ही इतनी कड़वी बातें सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मेरी प्योपो की बेटी घर आई हुई थी। इसने मुझसे एक उल्टी बात कर दी। इसने कहा कि जो तुम्हारा हाल हो रहा है न, तुमसे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। इसकी बात सुनकर मैं गुस्से से लाल पीली हो चुकी थी। इससे लड़ने के लिए खड़ी हो गई और मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कजिन की शादी में थे। सब लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी उम्मी से सवाल करना शुरू कर दिया कि आप लोग सबसे दूर दूर रहते हैं, ज्यादा आना जाना भी नहीं करते, और उसको तो आप कभी भी कहीं लेकर नहीं जाती कि कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि इसकी पहले शादी हुई है और आप लोगों ने किसी को बताया नहीं और ये तलाक लेके वापस आ गई है। मेरी उम्मी ने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस इस दिन के बाद से तो मेरी उम्मी ने मुझे किसी भी शादी में ले जाना ही बंद कर दिया। और ये वो उम्र थी जब शादियों में जाने का इंसान को बहुत शौक होता है कि तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनेंगे, सबको देखेंगे, सलाम सलाम दुआ करेंगे, खाना पीना होगा। लेकिन मेरी उम्मी ने अब मुझे कहीं भी ले जाने से तौबा कर ली थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होने लगी तो मेरी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने लगी। मेरी उम्मी को हर 4 महीने बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते थे। अब तो वो मेरे कपड़ों के अंदर इतना कपड़ा रखती थी कि अगर मुझे कपड़े तंग हो जाएं तो वही से सिलाई करके कपड़ों को खुला कर दे। वो कहती थी कि तेरे बाप की थोड़ी सी तनख्वाह है और मैं तेरे लिए हर 4 महीने बाद नए कपड़े नहीं बनवा सकती। मेरे कपड़े बहुत जल्दी फट भी जाते थे और एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, इसका भाई बाहर के मुल्क में होता था। मैंने इसे अपना मसला बताया। इसने कहा कि एक दवा होती है, गोलियां होती हैं, उनसे ये मसला हल हो जाता है। अगर तो वो गोलियां खा लेगी तो भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि मैं नॉर्मल नहीं थी। मैंने इसे कह दिया कि वो मेरी मदद करे, मुझे किसी तरह वो गोलियां मंगवा के दे दे, मैं इसे पैसे दे दूंगी। ये कहकर मैं पर सुकून हो गई। फिर 2-3 दिन बाद मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। उम्मी ने मुझसे कहा कि तुम तैयार रहना। सुनकर मैं समझ गई कि घर वालों पर बोझ बन गई हूं और वो जल्द अज जल्द मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे। मैं खामोश हो गई। बोलती भी तो क्या बोलती, अपनी उम्मी से लड़ाई तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस बात का एहसास था कि वो मेरी माँ है, लेकिन वो शायद ये बात भूल गई थी कि मैं भी उनकी औलाद हूं। वो भी सबसे छोटी, लेकिन अपने वजूद की वजह से मैं सबसे बड़ी लगती थी। इसलिए तो घर वाले सबसे पहले मेरी शादी कराना चाहते थे। जब मेरे लिए शाम को रिश्ते वाली आई तो मैंने काले कपड़े पहन लिए। मेरी उम्मी कमरे में आई और मुझे देखा। मैंने कहा कि उम्मी कैसी लग रही हो? मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने कहा कि ये इस सूट के साथ ये दुपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा कि इसके साथ यही दुपट्टा है। उम्मी ने कहा कि ये तो बहुत छोटा है। मेरी दूसरी बहन को कहा कि वो दूसरा दुपट्टा लेकर आए, वो इस सूट के साथ चल जाएगा। जब मेरी बहन वो दुपट्टा लेकर आई तो वो बहुत बड़ा था। मैंने कहा कि उम्मी, मैं इस दुपट्टे को कैसे संभाल पाऊंगी? उम्मी ने कहा कि संभालना, अपने आप को छुपा के बैठना। मुझे उनकी बातें बहुत अजीब लग रही थीं, पर उन्होंने मुझे दुपट्टे में ऐसे लपेट दिया कि बस मेरा चेहरा ही दिखाई दे रहा था। और मुझे कहा कि 15 मिनट बाद चाय लेकर बाहर आ जाना। लड़के वाले आ चुके थे। लड़के की माँ प्योपे और दादी आई थीं। वो लोग उम्मी से बातें कर रही थीं। मुझे मेरी बहन ने आकर खबर दी। इसने कहा कि ये लोग तो ज्वाइंट फैमिली वाले हैं और उनका घर मर्दों से भरा हुआ है। क्या बनेगा तेरा वहां? तुझे तो अपने आप को इस तरह से छुपा के रखना पड़ेगा, जैसे पुराने जमाने में मिस्र के लोग किया करते थे, जिसमें सिर्फ इसकी आंखें नजर आती थीं। वो बन के घूमना पड़ेगा। वो बुरी तरह से मुझ पर हंसने लगी और इसके हंसने की आवाज मेरे दिमाग में किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। ये सब मुझ से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 15 मिनट के बाद मैं बाहर आई तो जिस तरह से मैं बाहर आई थी, जाहिर है उन्होंने मुझे देख के अजीब सा ही रद्द अमल देना था। पर जब मैं सोफे बैठी तो मेरा दुपट्टा थोड़ा था। कुछ मुझसे ये दुपट्टा इतना संभाला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा कि बहन बुरा ना मनाए, लेकिन आपकी बेटी की शादी पहले से हो चुकी है। तो मेरी उम्मी ने कहा कि नहीं, उसकी शादी कहाँ से हुई है, तो सबसे छोटी है। वो तो चौथी वाली की पढ़ाई चल रही है और वो पढ़ाई में बहुत लायक है।
इसलिए हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई पूरी कर ले तो इसकी शादी करवा देंगे। उन्होंने कहा है तो शादीशुदा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इसके 2-3 बच्चे हैं। और ये बेचारी तो बिल्कुल वैसी लग ही नहीं रही है जैसे ये गैर शादी लड़की नहीं लगती। गैर शादीशुदा लड़कियां तो दुबली पुतली होती हैं, माना कि शादी के बाद औरत का वजन थोड़ा बढ़ जाता है और जिस्मानी शक्ल भी बदल जाती है। लेकिन शादी से पहले तो मैंने किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा। मेरी उम्मी ने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम आपको किस्म देने को तैयार है। अब इससे ज्यादा और क्या होता है? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो मामला और ही लग रहा है, हमारा पीटा बड़ा लाडला है। और फिर आजकल तो ठीक ठाक लड़कियों के भी लोग मुंह भर भर के बातें करते हैं। आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे तो सारी जिंदगी लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम मुआफी चाहते हैं, हमारे मुआशरे में रिश्ते से इनकार ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं हम फोन करके बाद में बता देंगे और फोन करके कह देते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने तो मुंह पर ही इनकार कर दिया। और वो भी इतने बुरे तरीके से। वो लोग तो चले गए पर उम्मी ने मुझे थप्पड़ से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तेरे इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए, लेकिन इस दफा जो बातें मुझे सुनने को मिली है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं एक अच्छी औरत हूँ, सारी जिंदगी एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ बन के, और सिर्फ तेरी वजह से मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है कि मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा। फिर मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई और चोरी चोरी मुझे वो दवा पकड़ा दी। इसने कहा कि तुम्हारी दवा आ गई है। मैंने कहा मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। वो लोग मुझे पसंद करके नहीं गए, उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर मेरी दोस्त ये कहने लगी, अरे पगली, ये आखिरी रिश्ता थोड़ी था, तुम्हारे लिए और भी रिश्ते आएंगे, तब तक तुम ये गोलियां खाकर स्मार्ट बन जाना। फिर मेरी दोस्त चली गई। मैंने इसके सामने कुछ गोलियां एक साथ खा ली थीं। फिर मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। जब बाहर निकली तो मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मुझे पता चल गया कि शायद मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। चुल्लू, अब तो मेरे घर वालों को मुझ पर थोड़ा रहम आ जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मैं अपनी होश व हवा से ही बेगाना हो गई थी। लेकिन जैसे ही मेरी उम्मी मेरे कमरे में आए, उन्होंने मेरे मुंह पर रख के थप्पड़ मारा। मैं हैरान रह गई कि मैं बिस्तर में पड़ी थी, मेरी ये हालत थी। उन्होंने ये क्या भी गैर थी। ये किया। उन्होंने कहा कि बेशर्म का, तुझे शर्म नहीं आती कि कौन से बाहर के मुख से तूने गोलियां मंगवाई हैं? किस किस्म की गोलियां हैं ये जिनको तो खा रही है और उन्हीं की वजह से तेरा ये हाल हुआ है? इसका मतलब है कि तेरे इरादे कुछ और हैं, तो जानबूझकर सबको अपना आप दुखा रही है। तो सबको बताना चाहती है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बड़ी मोटी ताज़ा लड़की हूँ। शर्म नहीं आती तुझे करते हुए? तुझसे मुझे सब नहीं करना चाहिए था। अब तो मैं अपनी उम्मी की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस सकसक कर रो रही थी। उम्मी ने वो गोलियां बाथरूम में फेंक दी और ऊपर से पानी बहा दिया। मैं रोने लगी, मगर उम्मी ने मुझे देखा तक नहीं और कमरे का से बाहर चली गई। फिर इस बात को कई दिन गुजर गए, मगर सब घर वाले मुझसे नाराज थे। कोई मुझसे खाना भी नहीं पूछते थे, मुझसे कोई बात भी नहीं करता था। ऐसे लगता था कि मैं नफसियाती मरीजा बन गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़के की माँ देखने के लिए आई थी, लेकिन लड़की की माँ की आंखें कमजोर थी। उनके साथ उनकी एक का भांजी भी थी। इसने उन्हें बताया कि लड़की अच्छी है, हमें पसंद है। मैं चुपचाप बैठी थी, कोई मैंने बात नहीं बोली, अपने आप को चादर में छुपा के रखा था। मेरी बहनें हंस रही थीं कि अगर का तुम्हारी सास की आंखें कमजोर न होती तो वो भी तुम्हारे लिए हाँ ना बोलती। और जो लड़की साथ आई थी उसकी उम्र तो कम थी, इसे क्या पता कि तुम्हारे क्या हालात हैं। अब मैं किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। मैंने अपने लिए लड़ना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मेरे सामने एक और जंग थी। ने भी मुझे मेरे शौहर बातें सुनानी थी। इसने भी कहना था कि क्या तुम्हारी पहले शादी हुई है या तुम्हारे कोई बच्चे पैदा हुए हैं? मुझे सब कुछ सुनने की आदत हो गई थी। जब मेरी शादी की तैयारियां हो रही थीं तो मेरे लिए कपड़े बनकर आ रहे थे। मेरी का सास बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से बात करती थी।
उन्होंने कहा कि कपड़े पहन के एक दफा देख लो। मेरी बहन के मुंह से निकल गया। इसने कहा अभी तो शायद पूरे आ ही जाए, लेकिन बाद में को तो खिले करवाने ही पड़ेंगे, शायद 1-2 हफ्ते बाद ही खिले करवाने पड़ें। मेरी सास ने कहा कि ऐसी बातें क्यों कर रही हो, जरूर मजाक कर रही हो, लेकिन होने वाली दुल्हन के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। होने वाली दुल्हन पर अल्लाह का बड़ा करम हो रहा होता है। इसकी शादी हो रही होती है, जब वो रुखसत होती है, जब वो अपने घर में कदम रखती है, इस वक्त वो जो भी दुआ करे पूरी हो जाती है। इसका दिल मत दिखाओ। मेरी सास मेरी बहनों को डांट रही थी। मैं अपनी सास की बातें सुनकर खुश हो रही थी। चुल्लू कोई तो मेरे हक में बोल रहा था। मैंने देखा तो मेरी बहन का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने इसकी बहुत बेइज्जती कर दी हो। मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा साथ दिया हो। लेकिन मेरी सास की नजर कमजोर थी। अगर वो मुझे किसी दिन देख लेती तो शायद वो मेरा साथ न देती। मैंने अपने शौहर की तस्वीर देखी थी। अब मुझे डर लगने लगा, और मेरी सास ने भी मुझे बताया था कि मेरा एक ही बेटा है, वो बहुत जज्बाती है, इसे ये गुस्सा आता है, इसीलिए मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सब्र कर सके। मैं बिल्कुल खामोश रही। मैं एक जिंदा लाश लग रही थी। आज मेरी शादी की रात थी। मेरा शौहर आने वाला था। मुझे मालूम था कि वो भी मुझे देखकर बुरा भला कहेगा। मुझे इसकी बात सुननी का पड़ेगी, सारी जिंदगी ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे ही मेरे शौहर ने कमरे में कदम रखा तो इसने अपनी शेरवानी उतार कर एक तरफ रख दी, और अब वो शलवार और कमीज में था। इसने मेरा घूंघट हटाया और माशाअल्लाह कहा, और फिर कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं हैरान हुई कि सब कुछ मामूल के मुताबिक क्यों हो रहा है। फिर इसने मेरे सामने मुन्ह दिखाई का तोहफा रखा और कहा कि क्या ये तोहफा मुझे पसंद आया। मैं चुप रही। फिर इसने मुझसे बात शुरू कर दी कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का बहुत अच्छी गुजरेगी। फिर शादी की पहली रात गुजर गई, अगला दिन भी आ गया। अब तक वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे। शायद कोई इसे शादी की मुबारकबाद दे रहा था, कह रहा था कि अल्लाह ने मुझ पर बहुत करम किया है, मुझे एक बहुत अच्छी साथी मिली है, वो बहुत खूबसूरत है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मुझे हमेशा से ऐसी बीवी का चाहिए थी जो इतनी खूबसूरत हो, और बीवी पसंद की हो तो जिंदगी अच्छी। ये बात सुन गुजरती है शौहर की कर में हैरान रह गई कि क्या मैं इसे इतनी पसंद आई हूँ और वो ऐसी बीवी चाहता है। शादी के 3 दिन बाद मेरी वालिदा ने हमारे लिए एक पार्टी का एहतमाम किया। मैं अपने शौहर के साथ घर में दाखिल हुई तो मेरी वालिदा ने फौरन मुझ से पूछा, तुमने कपड़े कैसे पहन रखे हैं। मैंने उम्मी ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मेरे शौहर को ये पसंद है। उम्मी ने मुझे हैरान हो कर देखा। उन्होंने कहा कि तेरा शौहर मुझे 1 हफ्ते में वापस छोड़ देगा। मैंने कहा कि 1 हफ्ते में क्या, पूरी जिंदगी भी नहीं छोड़ेगा। मेरे शौहर ने मेरी उम्मी को देखा तो कहा कि क्या बात है आंटी, कोई परेशानी है। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा। हम खाना खाने बैठे तो मेरी बाकी बहनें भी मौजूद थीं। मेरे शौहर ने उनके सामने मेरी बहुत तारीफें की। इसने कहा कि जब से फरहीना मेरी जिंदगी में आई है, मेरी तो जिंदगी मुकम्मल का हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। वो मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। हम लोगों ने एक ही प्लेट में खाना खाया, फिर वो मुझे बाहर घुमाने ले गया। इसने मुझे कोई बड़ी चादर ओढ़ने का भी नहीं किया कहा। इसके पास गाड़ी थी। इसने कहा कि गाड़ी में ही तो बैठना है। बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहा था, बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता था। मुझे मेरे काम में कोई बात कहता, फिर हम दोनों हफ्ते भी मुझे फोन में हमारी शादी की कोई तस्वीर दिखाता। मेरी उम्मी और मेरी बहनें ये सब कुछ देख रही थीं और उनके चेहरे अजीब बने हुए थे। वो हैरान हो रही थीं कि इसका शौहर तो इसे हाथ का छाला बनाकर रखे हुए है, और ये सिर्फ शादी के शुरू में ही नहीं हुआ था। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, और आज भी का मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ वैसा ही है। हम लोग बहुत खुश हैं। शायद मर्दों को उन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता और उन्हें यही सब कुछ अच्छा लगता है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी माँ और बहनों ने तो मेरे दिल पर बहुत जख्म लगाए, पर मेरे शौहर ने वो सारे जख्म भर दिए। शादी से पहले मैंने बहुत दुख देखे थे, मगर शादी के बाद मेरे शौहर ने अपनी मोहब्बत से ये सारे दुख सुख में बदल दिए थे। आज मुझे अच्छा शौहर मिल गया जो मेरा बहुत ख्याल रखता है, और उसने आज तक कभी मुझे ऐसी कोई बात नहीं की जिसकी वजह से मुझे अपना आप छोटा कमतर महसूस हो। मैं इसकी के साथ बहुत खुश हूँ।
اس کی ماں ایک اچھی عورت ہے اور اس کی ماں نے اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے، اسے عورت کی عزت کرنے والا مرد بنایا ہے۔ آج میرے 2 بیٹے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے بیٹوں کی ایسی ہی تربیت کروں گی تاکہ میری جیسی کسی لڑکی کو لوگوں کے تانے نہ برداشت کرنے پڑیں۔